पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, जिनके बारे में मशहूर है कि दुनिया के अच्छे बैट्समैन हैं, इस हवाले से उनका क्या माजी रहा है और उनकी असलियत क्या है, यह हमारे साथ हमेज़ा मुख्तार जो खातून हैं मौजूद हैं, उनसे पूछती हैं, उनसे जानती हैं कि वो बाबर आजम के बारे में क्या जानती हैं, क्या राय रखती हैं और क्या कहना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए कि बाबर आजम के बारे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो आपके ने लगाए हैं, इनकी हकीकत क्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए सर, मैंने इल्ज़ाम तो नहीं लगाए, जो रियलिटी है वही मैंने, क्योंकि जब इंसान को तकलीफ़ होती है तब भी कोई इस प्लेटफॉर्म पे आता है और प्लेटफॉर्म पे आके इंसाफ के लिए इस तरह मिन्नतें लोगों की करता है, लोगों को बताता है। दरअसल बाबर आज़म को मैं अभी से नहीं जानती, बाबर आज़म को मैं तब से जानती हूँ जब बाबर आज़म क्रिकेट में भी नहीं था। वो एक छोटा सा मतलब बच्चा था, मेरे साथ स्कूल में हम इकट्ठे पढ़े हैं, जॉइंट फैमिली थी हमारी, एक ही मोहल्लेदार थे और इकट्ठी मतलब हमारी परवरिश हुई है एक ही इलाके में। और बाबर ने उसके बाद सर स्कूल छोड़ दिया था। कुछ टाइम के बाद हम वो इलाका छोड़ के थे जहाँ पे बाबर रिहाइश पजीर थे, और मैं दूसरी सोसाइटी में चली गई। जो बिगनिंग हमारी इस रिलेशनशिप की हुई है, 2010 की बात है, बाबर ने और मेरी मुलाकात हुई, हमारी इस्लाम दुआ हुई, हम लोगों ने एक दूसरे को मतलब आगाज़ मोहब्बत बाबर ने मेरे साथ किया था। मैं एग्री थी। 2011 में जब एक साल गुजरा है तो मैंने अपनी फैमिली को बताया, बाबर ने अपनी फैमिली को बताया, दोनों फैमिलीज़ ने इनकार कर दिया हमारी शादी से, क्योंकि हमारी बेसिकली हम खान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे में अलाउ नहीं है बाहर आउट ऑफ कास्ट शादी करना। बाबर से जब डिस्कशन की, बाबर ने कहा जी कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज के ही कह के बाबर आजम इस तनाज़े से मुझे घर से बाहर लेकर गया। मैं घर अपना छोड़ के, अपने वालिदैन को छोड़ के, हर चीज़ को भूल के मैं बाबर के साथ घर से निकल गई। जब मैं गई हूँ 3-4 दिन तक डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बाबर ने मुझे रखा। उसके बाद फिर बाबर ने मुझे इस चीज़ की झांसेबाजी में डाल दिया कि जी अब हालात अभी हमारे इतने नहीं हैं कि हम शादी कर सके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चूँकि सर्वाइवर कोई भी नहीं था हम दोनों में से। मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। बाबर ने मुझे बताया हुआ था कि उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको मतलब वो अपने आप को पाकिस्तानी टीम में लाना चाहता है। मोहब्बत थी, दोनों को बराबर की मोहब्बत थी। बाबर ने मुझे किराए के मकानों में रखा। फिर उस दौरान मैं सर अर्निंग करती थी, लाइफ अच्छी गुजर रही थी। जब थोड़ा सा बाबर के ऊपर जैसे 2014 में अरूज, थोड़ा सा अरूज पे वो पहुंचे हैं, उस दौरान बाबर ने मुझे मारना, तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो सी वजूहात जैसे घर में होती हैं, उन वजूहात पे मुझे मार पड़ती थी, फिर भी मैंने बर्दाश्त की क्योंकि मैं घर छोड़ के चली गई थी। मेरे पास कोई अदर वे तो था नहीं, बेबसी थी मेरे पास। टाइम गुजरता गया। 2016 में जब मेरी कंडीशन में कंसीव कर रही थी तो बाबर ने उस दौरान मेरा ज़बरदस्ती मेरे पे एक और जुल्म कर दिया, जो 4 साल पहले भी मुझे मेरे ऊपर करता रहा। मज़ीद जुल्म ये किया कि मेरा ज़बरदस्ती इस्तिक़ाते हमल करवाया। उस दौरान इनके प्लेयर जो मज़ीद दो और थे वो मौजूद थे, उस्मान कादिर मौजूद थे, कामिल थे, नवीद जो क्रिकेटर था वो मौजूद था। ये लोग मुझे सर इन्होंने मेरे इस्तिक़ाते हमल किया। फिर बाबर ने मुझे फ़ोर्स किया, अपनी एक और चाल दोबारा चली कि आप, अब मुझे इस्तेमाल तो वो कर चुका था मैं किसी काम की, तो उसके लिए शायद नहीं थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत लेट हुआ। बाबर ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप घर अपनी वापस चल जाओ, हम शादी कर लेंगे, क्योंकि पहले भी 4-5 साल तक शादी की ही बात होती रही। मैं तो बार बार उसको इसरार करती थी हम शादी करते हैं, वो बार बार मुझे कोई ना कोई कह देता हाँ T20 आज हमारा मैच, आज हमारा वनडे, आज ये आज वो है, इस तरह की बातों से वो मुझे टालता रहा। इस चीज़ का इल्म बाबर की पूरी फैमिली को था, अहले इलाके को भी था, बाबर की पूरे ख़ानदान को, उसकी फैमिली को, उसके वालिद साहब को, उसकी वालदा को, सबको था। मेरी फैमिली को तो पता था कि मेरी बेटी ने शादी कर ली हुई है, क्योंकि मैंने अपनी मदर को बता दिया था कि मैंने शादी कर ली है बाबर के साथ। फिर सर मैं जब अपने घर वापस आई हूँ, बाबर ने फिर वंस अगेन मुझे यही कहा, मेरी मदर से बात की, उसने कहा आंटी हम जल्दी शादी करेंगे, ये 2017 की बात है। तो बाबर आई थिंक क्रिकेट टीम में बहुत अच्छे मतलब मुकाम पे पहुंच के हुए थे। तो मेरी मदर को उसने कहा कि हम मतलब आंटी आप टेंशन न लें, मैं इंशाल्लाह इससे शादी करूंगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी शादी होगी। मदर भी इस इंतज़ार में थी, मैं भी थी। फिर बाबर ने कुछ ऐसा मामला हमारा हो गया कि बाबर श्रीलंका के टूर में थे। उसके बाद अक्टूबर की बात है, उसके बाद बाबर ने मुझसे पैसे लिए, कुछ पैसे थे, वो मेरे से पैसों की डिमांड की, मैंने उनको पैसे दिए। उस दौरान 2-3 बातों पर हमारा झगड़ा हुआ। फिर मैंने पुलिस कंप्लेन बाबर के अगेंस्ट कर दी, क्योंकि पहले इतने साल तक मुझे पुलिस की मेरे पीछे सपोर्ट नहीं थी, मैं नहीं जा सकती थी। लेकिन जब मैं फैमिली में आई, मैंने पुलिस की फर्स्ट बाबर की जो एप्लीकेशन
नसीराबाद पुलिस स्टेशन में की थी। SHO मुनव्वर डोगर साहब को इस चीज़ का मालूम है, उन्होंने कार्रवाई भी की थी, मैं मुतमीन भी थी, उन्होंने कार्रवाई की थी। बाबर की पूरी फैमिली आई थी। जब इन्होंने देखा कि इनके बेटे की अब यहाँ पे इज्जत की ढचियाँ उड़ने लगी हैं, वो जेल उसको हो सकती है या उसके गुनाह सारे सामने आ सकते हैं, इन्होंने मेरे से सर ज़बरदस्ती मेरी मर्ज़ी के बगैर इन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई, और वीडियो मुझे ये बेवकूफ़ करके बनाई कि जी बेटा आप ये वीडियो बना दें, आपको वीडियो बनाने की ये हम इसका बयान पुलिस में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम आपसे शादी करेंगे अपने बेटे की, आप टेंशन ना लें, आप हमारी बेटी हैं, हम आपको इज्जत देंगे, हमें चूंकि पता आप इतने सालों से इसके साथ सर्वाइव कर रही हैं। मैंने सर वो वीडियो बनाने के बाद 2-3 महीने तक हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक रहा है। फिर उसके बाद दोबारा फिर सर बाबर मुझे मेरी पिक्चर्स भेज के मुझे तंग करता था, ब्लैकमेल करता था। मैं चूँकि उस दौरान बाबर के रिलेशनशिप इधर उधर मुझे पता जब चल गए, तो मैंने बाबर से साफ बात की कि मैं अब नहीं रहना चाहती, आगे इतनी इज्जत बर्बाद कर दिया, मैंने भी अपनी ज़िंदगी का कुछ सोचना है, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अब नहीं रहना चाहती। लेकिन बाबर पता नहीं एक साइको मेंटेलिटी का बंदा है, ये पता नहीं क्या उसको है, वो मेरी जान भी नहीं छोड़ता था। फिर सर उसने मुझे कई मरतबा मारा भी, हर टाइम मुझे इस चीज़ के लिए टॉर्चर करना, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, फ़ोन ना उठाया, मैं तुम्हारे वहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे जहाँ पे सर मेरा बिजनेस था वहाँ पे नीचे जाके खड़े जाना। सोसाइटी बहुत मायने रखती है क्योंकि सर मैंने वहाँ पे रोज़ गुजरना है। इन तकलीफ वजूहात की वजह से आखिरकार अक्टूबर 2020 में मैंने बाबर को बता दिया कि मैं अब जा रही हूँ पुलिस के पास। इसने मुझे कहा, खुल के कहा, मैं किसी से नहीं डरता, तुमने जिस मर्जी को जाके कह लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिकॉज ही हैव अ मैन पावर ना, वो अपनी उस पावर को दिखाना चाह रहा था, श्योरिटी दिखाना चाह रहा था कि आई एम अ स्टार, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं इस बुनियाद पर सर डरती भी थी। मुझे पता था ये बहुत गलीज किस्म के लोग हैं, लेकिन मैंने फिर पुलिस कंप्लेन की, पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। जनवरी में भी मैंने पुलिस को 2020 में अगेन पुलिस के पास गई थी, तब भी मुझे बाबर ने मारा था, पुलिस ने तब भी मेरी बात नहीं सुनी। फिर आखिरकार सर जब 20 नवंबर को बाबर ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया, मालूम उसको पता चल चुका था कि मैं उसकी पुलिस कंप्लेन मुलाकात के लिए, मैं वहाँ पे सर मुझे मारा भी गुलबर्ग के किसी इलाके में, और मारने के बाद सर मेरा मोबाइल भी लेके चला गया ये। और बाद में जब मैंने उसी टाइम पुलिस स्टेशन के, मैं CCPO साहब के पास गई हूँ, CCPO साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके स्टाफ ने मुझे फ़ौरन गालिब मार्केट जो SP हमारे मुतलका थे उनके पास भेजा। उन्होंने मेरी बात सुनी है 21 नवंबर को 20 को मारा, 21 नवंबर को मैं पुलिस के पास गई। मैंने जाके उनको बताया कि सर ये स्टार है, इसने मुझे इस तरह मारा, ये सारे मैंने सारे उनके पास सामने एविडेंस रखे। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को मार्क कर दिया DSP के पास, DSP मॉडल टाउन। लेकिन उसके बाद सर 23 नवंबर को वो न्यूजीलैंड चला गया। किसी ने बाबर आजम को पूछा तक नहीं कि मतलब कि उसने ये सब किया है या नहीं किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दिन सर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद मुसलसल कंटिन्यूसली सर मुझे सिर्फ धमकियाँ ही मिली है। पुलिस के पास जाती हूँ, बार बार जाके एप्लीकेशन देती हूँ, लेकिन पुलिस एप्लीकेशन ऑब्वियसली वो रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो मेरी सर चीज़ को सुन नहीं रहे। सोशल मीडिया पे मुझे गंदा कर दिया इन्होंने। एक औरत जब आवाज़ उठाती है तो किरदार कशी है, एक औरत के पास इज्जत ही होती है, उस इज्जत को भी इन्होंने मेरी गंदा कर दिया। लेकिन अभी तक स्टिल मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा, सिर्फ मुझे धमकियाँ ही मिल रही हैं, और हर तरफ से मुझे फिर फायरिंग हुई। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब खौफनाक मंजर था जो मेरे पे हुआ। अगर मैंने क्रिएट किया तब भी इंटेरोगेशन होनी चाहिए, नहीं किया तब भी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ जाती हूँ वहाँ पे मुझे सिर्फ अपनी पुलिस वाले बेबसी बता देते हैं, मेरा साथ नहीं वो दे रहे। आज 2 महीने हो गए मैं चीख के कह रही हूँ कि अगर मेरी जान मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊँ या अल्लाह ना करे मेरी जान को कोई ख़तरा हो, अभी है, मुझे नज़र भी आ रहा है, अगर कोई हादसा पेश हो जाए उसका ज़िम्मेदार कौन है? अच्छा, एक बात है, जैसे आपने बताया कि पुलिस के पास आप गई हैं, तो पुलिस की जानिब से किसी किस्म का आपको जो है ना वो 23 नवंबर के बाद जो है वो किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम नहीं किया जा रहा, ना आपकी बात की सुनवाई हो रही है। तो इस सिलसिले में होता है कि एक कोर्ट का दरवाज़ा होता है जहाँ पे खटखटाया जाता है। दूसरे हमारे पाकिस्तान में ये भी है HRC ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या आप उनके पास भी गई हैं? उनके हमको भी अपना जो है ये बात बताई है कि भाई मेरे साथ किसी ताउन नहीं हो रहा? देखिए सर, अगर ऑब्वियसली अदालत में मेरे जितनी भी पिटीशंस थी मैं वहाँ पे उनसे ही मतलब करवा रही हूँ। अदालत का जो भी लीगल प्रोसेस होता है, पहले इन कामों में पड़े नहीं, अब नज़र आ रहा तो मालूम भी हो रहा है कि ये सब होता है। अगर मुझे पुलिस का अपना काम करती हो तो हम अदालतों में क्यों जाएं? अदालतों में तो तब जाते हैं ना जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी का मतलब तकाजा ही नहीं दिखा रही होती। लिहाजा मैं अदालत गई हूँ, अदालत में हमारे और बाबर के वकील वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा फिर दोबारा बाबर आजम अपनी पावर दिखा रहा है।
देखिए, बाबर आज़म के लाखों करोड़ों फ़ैन हैं। मैं बाबर पे इतने बड़े एलिगेशन लगा रही हूँ, मेरी इज़्ज़त का जुलूस निकाल रही हूँ या मैं उसकी इज़्ज़त का जुलूस यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो मेरे ख़्याल में बाबर आज़म इतना बड़ा नहीं है कि उसने कोई मुल्क फ़तह कर दिया कि वो दुनिया के सामने आके जवाब नहीं। इस वक़्त तो बाबर पाकिस्तान में मौजूद है। आप बाबर से सवाल करें जाकर कि तुम्हारे बारे में ये एलिगेशन लग रहे हैं, तुम इस बारे में क्या कहोगे? अदालत की तरफ से सर मैं सैटिस्फाई हूँ, लेकिन जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो सर सरासर झूठ पे मनबी कर रही है। वो लोग आप समझ सकते हैं हमारी पुलिस जो कार्रवाई जिस तरह की करती है, हमारे मुल्क की जो पुलिस है। मैं सिर्फ पुलिस के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि खुदाया हम भी इस मुल्क की बेटियाँ हैं, हमारे ऊपर भी रहम खाओ। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि बाबर आज़म पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान है, उसका ताल्लुकात और उसका लोगों के साथ रब्ता और पावरफुल हलकों में जो है उसकी बात को माना जाता है, तो क्या समझती है कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो पुलिस के ऊपर अपना दबाव इस्तेमाल कर रहा है या अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो आपको उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही? जी, ऐसे ही है क्योंकि बाबर आज़म जो है वो अपना जो उसके पास पावर है ना उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। और मैं चूँकि देखिए मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं 2 महीने से 6-6 घंटे पुलिस स्टेशन के बाहर भी बैठती हूँ, मैं अदालत में भी रोज़ जाती हूँ जब मेरी हियरिंग होती है। लेकिन सर बात फिर वही आ जाती है ना कि मैं यहाँ पे चीख रही हूँ, मेरी आवाज़ ही कोई नहीं सुन रहा। जी हमीज़ा, जैसे आप बता रही हैं कि आपको जो है वो मुसलसल थ्रेट किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, आपको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो है वो धमकाया जा रहा है, आपके ऊपर फायरिंग की गई है। क्या सबूत हैं आपके पास कि जिस तरीके से आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो आपको जो है वो धमकाया जा रहा है? देखिए सर, जब मेरे पे फायरिंग हुई है 15 की कॉल चली है, लोगों का बयान वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, एम्बुलेंस से आई है, रेस्क्यू वालों ने आके प्रॉपर्ली जो मुझे इंजरी हुई थी उसको रिकवर किया, मुझे मतलब बैंडेज वगैरह किया है। इससे फिर जाए वकवा पे आके पुलिस स्टेशन तक मुझे पुलिस खुद लेकर गई है। तो आई थिंक इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, ठीक है। और रही बात धमकियों की, तो सर वो तमाम आपके सामने नंबर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मैसेजेस, जिसमें सिर्फ मुझे एक ही बात की जा रही है कि मैं इस केस से हट जाऊँ, अदरवाइज़ मेरे साथ बहुत बुरा होगा, मुझे जान से मार दिया भी जाएगा, मुझे उठा लिया भी जाएगा। जो भी मतलब एक औरत के लिए मतलब हो सकता है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आज एक ही बात करूँगी, अगर मुझे और मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो ये सिर्फ बाबर आज़म की फैमिली और ये हुकूमत है इसकी ज़िम्मेदार। अगर मुझे कुछ भी होगा तो इसकी ज़िम्मेदार ये हुकूमत होगी, क्योंकि मैं फिर भी ये जाते जाते हर उस खातून को कहूँगी कि कभी भी कोई खातून इस मुल्क में सेफ़ नहीं है। अगर कोई खातून आवाज़ उठाने के लिए निकलती है तो उसको अगर इस तरीके से चुप करवाया जा सकता है तो कोई भी फिर औरत आइंदा आने वाले दौर में इस मुल्क में सेफ़ नहीं है। जी, ये जो अपना हमीज़ा मुख्तार ने जिस तरीके से बताया कि उनके ऊपर फायरिंग की गई है और जिस जिन नंबर से उनको थ्रेट किया जाता है, धमकियाँ दी जा रही हैं, नाज़रीन वो हम जो नंबर जो हैं, वो जो कॉल्स हैं, वो जो भी तरीके से जो भी आवाज़ है, वो हम अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। और इसके बाद हम इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमीज़ा मुख्तार ने जो इल्ज़ाम बाबर आज़म पर लगाए हैं, जो पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं और आला शोहरत भी रखते हैं, अगर इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत या सदाकत नहीं है तो उनको मुतल्लिका अपना प्लेटफार्म पे आकर हमारा एमरा जो है वो भी उनके साथ पास आने के लिए तैयार है, उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है कि वो अपना मौक़िफ़ दें कि जो हमीज़ा मुख्तार की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो झूठे हैं, फिक्टिशियस हैं, मनगढ़ंत हैं। इस हवाले से उन्हें जो है पब्लिक के फ़ोरम पर आकर जो है वो अपनी हक़ाइक़ और अपनी सच्चाई जो है वो बयान करनी होगी। और जो हम अपने नाज़रीन से ये भी पूछना चाहेंगे कि ये तो थी हमीज़ा मुख्तार की कहानी और बाबर आज़म की जो सूरत हाल है वो हमने अपने नाज़रीन के सामने रखी है। हम अपने नाज़रीन से पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट्स देंगे। हमीज़ा मुख्तार जो है वो जिस तरीके से दर बदर की ठोकरें खा रही है इंसाफ के लिए, वो एक तरफ जो है वो पावर रखने वाले जो है और अपना माया नाज जो कि अपना बल्लेबाज हैं, उनकी तरफ से जो है वो अपना मुसलसल उन्हें धमकाया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन के व्यूज़ जो है वो नाज़रीन जो कमेंट्स करेंगे उस हवाले से हमें उनकी राय जो है वो ज़रूर दरकार रहेगी। और हम इंशाअल्लाह इस हवाले से जो भी सूरत हाल है, किसी को भी जो भी मज़लूम तबका होगा, जिसके साथ ज़्यादती होगी, जुल्म होगी, एमरा जो है उस हवाले से अपनी जो है वो अपना काविशें जो है वो सामने लाता रहेगा। ऐसी जो भी सूरत हाल होगी इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को जो है वो आगाह करते रहेंगे।